जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहले आपकी क्लास सुबह 4 बजे हुआ करती थी, आपको वीडियो सुबह 4 बजे मिलता था, लेकिन अब ये वीडियो आपको रात में 12 बजे मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग रात में भी पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी वीडियो मिल जाया करेगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो का PSLV C62 मिशन कब प्रक्षेपित होगा? आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। तो दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा PSLV C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और कब, यानी कि इसका समय क्या होगा? तो सुबह 10:17 पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसमें कुछ सैटेलाइट भारत के भी होंगे और अन्य देशों के भी सैटेलाइट इसमें प्रक्षेपित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 18 सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाने हैं। इसमें भारत का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है जिसका नाम है EOS-N1। ठीक है, तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये भी इसी के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के द्वारा रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया एक इमेजिंग उपग्रह है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। बात हुई है यहाँ पर इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, और इसकी स्थापना से पूर्व इसे इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था। तो ये संस्था 1962 से 1969 तक रही है, फिर 1969 में इसे इसरो कहा जाने लगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम राठौर किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं, यानी बैटिंग कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, श्रीलंका की क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं? विक्रम राठौर। इससे पहले विक्रम राठौर भारतीय टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं, और वो भारतीय टीम में भी बैटिंग कोच रहे हैं। विक्रम राठौर को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ T20 विश्व कप 2026 के लिए बैटिंग कोच नियुक्त किया है, यानी कि अभी जो T20 विश्व कप होने जा रहा है इसी साल होगा, तो उसके लिए ही विक्रम राठौर को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। विक्रम राठौर लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ बैटिंग कोच के रूप में जुड़े रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 में राजस्थान रॉयल्स, जो कि IPL की टीम है, उसमें उन्होंने बल्लेबाजी कोच के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो वर्तमान में जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, तो वो अब कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने देवराज उर्स का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है, और अब उनके मुख्यमंत्री के रूप में 7 वर्ष 8 महीने पूरे हो चुके हैं। सिद्धारमैया का जो पहला कार्यकाल था वो 2013 से 18 तक था, और अब इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है जो कि 2023 में शुरू हुआ था। ठीक है, सिद्धारमैया की बात करें तो वो कुरुबा समुदाय के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनका संबंध कुरुबा समुदाय से है, और वो अपने राज्य के लिए 16 बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अलावा वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है, और थावरचंद्र गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री अभी हम बता ही चुके हैं सिद्धारमैया हैं। विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीटें हैं, और विधानसभा की 224 सीटें हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटक में कुछ समय पहले दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई थी, जिसमें उमा यानी पार्वती जी भी हैं और भगवान शिव भी हैं। सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर
कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय किया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? कर्नाटक में। तूतेधारा और अग्नि केली त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती थी। अगला क्वेश्चन है, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। ठीक है, तो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित थे मनोज कोठारी, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन है मनोज कोठारी, तो उनका तमिलनाडु में 67 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोठारी ने 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने अपने करियर में कुल 16 बार स्टेट चैंपियन का खिताब भी हासिल किया है। उन्होंने 1997 में विश्व डबल्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। 2005 में उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत का खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। 2025 में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें दिया गया था। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाणी का निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन हुआ है। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगिट बारडॉट का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ है। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी के निधन हुआ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का भी निधन हुआ था। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र देओल का भी कुछ समय पहले निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ये जो ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो वहीं पर अनाहत सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। फाइनल में वो फ्रांस की लॉरेन वाल्टायन से हार गई थी, जबकि उन्होंने सेमीफाइनल में इजिप्ट की मलिका अल कराक्सी को हराया था। आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि उनका संबंध स्क्वैश से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, तो भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसके साथ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग हेतु समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा कि 2 विधि क्लर्क भूटान से भारत आएंगे और सर्वोच्च न्यायालय में काम करेंगे, और उन्हें वेतन भी मिलेगा। जिस प्रकार से भारत के क्लर्कों को वेतन मिलता है, उसी प्रकार का उन्हें वेतन मिलेगा, खर्च भी मिलेगा, यात्रा खर्च मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा खर्च सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उठाया जाएगा। और इस पहल की घोषणा किसने की है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, तो उनके द्वारा की गई है। इस पहल का उद्देश्य है न्यायिक प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ पर बात हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। यह नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34। और 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? जस्टिस सूर्यकांत। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों के लिए डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा स्वदेश। ठीक है, तो डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेश नामक प्रणाली को डेवलप किया है। ठीक है, स्वदेश का पूरा नाम क्या है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो खारा जल है वो पीने योग्य जल में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो खारे जल को इसमें
डाला जाएगा और ये जल जो है वो पीने योग्य जल बन जाएगा और इस प्रणाली का इस्तेमाल भारतीय सैनिक करेंगे। ये जो प्रणाली डेवलप की गई है ये DRDO की जो जोधपुर में स्थित प्रयोगशाला है वहाँ पर विकसित की गई है और यह प्रणाली 2 प्रकार से विकसित की गई है, यानी कि इसको हाथ से भी चलाया जा सकता है और इंजन से भी चलाया जा सकता है। अगर इसको हाथ से चलाया जाएगा यानी कि इसका जो मैनुअल संस्करण है उससे एक बार में 10 से 12 सैनिकों के लिए पानी मिल जाएगा और अगर इसको इंजन से चलाया जाएगा तो 20 से 25 सैनिकों के लिए ये पानी उपलब्ध करा सकता है। भारत के कुछ प्रमुख रक्षा उपकरण डिस्कस करते हैं। तो हेलिना क्या है? तो यह एक टैंक रोधी मिसाइल है और इसे भारत में ही विकसित किया गया है। चिनूक क्या है? तो दोस्तों यह एक हेलीकॉप्टर है और इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। बराक 8 क्या है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे DRDO और इजराइल ने बनाया है। INS बेला क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे फ्रांस ने बनाया है। राफेल की बात करें तो यह एक लड़ाकू विमान है, इसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। S-400 क्या है? तो यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे रूस ने डेवलप किया है। पिनाक क्या है? तो यह एक रॉकेट है और यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। INS कलवरी क्या है? तो यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और इसका निर्माण भी भारत में ही किया गया है। अपाचे क्या है? तो दोस्तों अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका डेवलपमेंट किसने किया है? अमेरिका ने किया है और ये अमेरिका से भारत ने खरीदा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है? आंसर हो जाएगा भैरव फोर्स। तो दोस्तों भारतीय सेना ने भैरव ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है। भैरव फोर्स एक आधुनिक युद्ध इकाई है। यह यूनिट युद्ध अभियानों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसकी प्रमुख क्षमता क्या है? तो यह आक्रामक ड्रोन हमले कर सकता है और वास्तविक समय की निगरानी कर सकता है, यानी रियल टाइम निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन अभी जयपुर में भारतीय सेना दिवस परेड 2026 में हुआ है। इसमें रुद्र ब्रिगेड का सहयोग भी शामिल है जो संयुक्त रूप से कार्य करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक कितने ब्रॉडगेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर हो जाएगा 99.2%। तो भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक 99.2 ब्रॉडगेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो पैमाने के हिसाब से यह अन्य प्रमुख वैश्विक नेटवर्कों में से आगे निकल गया है। दोस्तों भारत के 25 राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों के ब्रॉडगेज मार्ग पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे से ही रिलेटेड हैं। तो भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को 2 गुना। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे से ही रिलेटेड हैं। तो भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को 2 गुना करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। भारतीय रेलवे ने वाराणसी में स्वदेशी रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए हैं और पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी ऐतिहासिक पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है। और पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ई-कोर यात्रा ऐप शुरू किया था। जम्मू कश्मीर का चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है? आंसर हो जाएगा दशावतार। ठीक है, तो यह एक मराठी फिल्म है। तो ये ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सुबोध खानोलकर। तो ये फिल्म दुनिया भर से आए 2000 से ज़्यादा से सबमिशन में से सिलेक्ट की गई है। इस फिल्म में दिलीप प्रभावलकर और महेश मांजरेकर, भरत जाधव जैसे एक्टर शामिल हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए
नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की, तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है और इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है और पहली बार ऑस्कर अवार्ड 1929 में प्रदान किए गए थे। 2025 के ऑस्कर अवार्ड के विजेता डिस्कस करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था अनोरा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मिकी मेडिसन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे सीन वेकर। ठीक है, तो ये ऑस्कर अवार्ड 2025 के विनर हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप इन सभी को नोट कर लें, स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जो लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज़ है ये आपको मिल जाएगी, जो कि मेरी सीरीज है। इसमें हम लुसेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं और इस कोर्स की वैलिडिटी 3 साल की होगी। और आपको याद रखना है कि इसमें लुसेंट की जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को समझाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और अगर आपको इस कोर्स से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का जो मंथली टेस्ट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ऐप पर जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक वाइज जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो आपकी रैंकिंग भी जारी की जाती है। जैसे 8 जनवरी की रैंकिंग की बात करें तो इसमें राम गणेश पहले नंबर पर, फिर स्नेहल, फिर किशन, फिर यूसुफ, फिर संगम, फिर हरीश, अमित, मनोज, नितांत, विवेक, ये सभी टॉप 10 है। आप भी यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पर आपकी रैंकिंग भी आ सकती है। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेंगे। ई बुक वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहीं पर मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलेगा। इसमें भी आपको वही सब फ्री मिलने जा रहा है जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली है? लखनऊ में। पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए गए हैं? तो डंक रहित मधुमक्खी। और भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है? 2026। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? EB4 वीज़ा। इंदौर के किस क्षेत्र में जल जनित बीमारी का प्रकोप महामारी घोषित किया गया है? भागीरथपुरा। इसके अलावा भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया है? विशाखापत्तनम। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू होने वाली है? हरियाणा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? 55। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा। भारतीय सेना सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो NIBE लिमिटेड पुणे के साथ समझौता किया है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आर्थिक और शैक्षिक हितों की उन्नति की बात की गई है। 47 की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन स्तर को सुधारने और पोषण में सुधार करने के लिए राज्य के दायित्व बताए गए हैं। कृषि, व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंधन अनुच्छेद 48 में है। 49 में ऐतिहासिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थानों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण बताया गया है। 50 की बात करें तो सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन किया गया है। 51 में विश्व शांति और सुरक्षा की
उन्नति बताई गई है। 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति बताई गई है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उन्हें आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 4 जनवरी, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 4 जनवरी बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, PDF ये सभी मिल जाएंगी। इसके अलावा 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज भी मिल जाएगा, तो इस पैकेज को भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।